नमस्कार। हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम अगला पाठ रिया की डायरी करेंगे। रिया की डायरी पाठ लक्ष्मी जैन जी के द्वारा लिखा गया है। लक्ष्मी जैन का हिंदी के नए साहित्य के प्रकाशन तथा प्रसार में बड़ा ही योगदान रहा है। हिंदी के नए ढंग के गद्य लेखकों में आपका नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। कागज़ की किश्तियाँ तथा नए रंग नए ढंग शीर्षक से प्रकाशित आपकी प्रमुख कृतियाँ हैं। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। डायरी गद्य साहित्य की प्रमुख विधा है। डायरी अर्थात जो प्रतिदिन लिखी जाए। डायरी लेखन व्यक्ति के द्वारा लिखा गया व्यक्तिगत अनुभवों, सोच और भावनाओं को लिखित रूप में अंकित करके बनाया गया एक संग्रह होता है। डायरी सही अर्थ में एक सच्चे मित्र की तरह होती है जिसे हम सब कुछ बता सकते हैं। इसमें प्रतिदिन की विशेष घटनाओं को लिखकर हम उन्हें यादगार बना लेते हैं। जिस प्रकार हम फ़ोटो देखकर उस अवसर की याद ताज़ा कर लेते हैं, उसी प्रकार डायरी के माध्यम से हम अतीत में लौट सकते हैं। प्रसिद्ध व महान व्यक्ति भी डायरी लिखते थे। इस पाठ के माध्यम से लेखक ने बताया है कि शारीरिक अक्षमता कभी भी छिपी हुई प्रतिभा को नहीं दबा सकती। यदि मन में दृढ़ विश्वास हो और जीतने की भावना हो तो बड़ी से बड़ी कठिनाइयों को हंसते खेलते पार किया जा सकता है। तो चलिए अब हम इस पाठ को पढ़ते हैं। रिया की डायरी। यह पाठ डायरी शैली में लिखा गया है। इसमें एक पोलियो एक प्रकार का रोग ग्रस्त बालिका के अदम्य साहस को दर्शाया गया है। पोलियो से पीड़ित बालिका लड़की के अदम्य का अर्थ है प्रबल या प्रचंड साहस को, ताकत को दर्शाया गया है। जो विकलांग का अर्थ है किसी अंग से हीन होने पर भी सजग और सकारात्मक रूप से जीवन की कठिनाइयों का सामना करती है। इस पाठ में एक ऐसी लड़की के बारे में बताया गया है जिसे पोलियो है और इस बीमारी से ग्रस्त होने के बावजूद भी वो अपने जीवन में आने वाली सारी कठिनाइयों का सामना बड़े ही साहस से करती है। 3 जुलाई डायरी का आरंभ हमेशा दिनांक से ही किया जाता है। आज स्कूल से लौटते समय रिया इस डायरी को लिख रही है और वो लिख रही है कि आज स्कूल से लौटते समय मेरा ध्यान मेरी ही हम उम्र की एक लड़की पर गया जो सड़क किनारे पत्थरों से खेल रही थी। रिया जब स्कूल से लौट रही थी तो उसने एक लड़की को सड़क के किनारे पत्थरों से खेलते हुए देखा। अक्सर उस तरफ से निकलते समय सभी का हाथ बरबस का अर्थ है जबरदस्ती ही नाक पर चला जाता था। जब भी कोई उस रास्ते पर निकलता था तो उसका जो हाथ है वो अपने आप ही नाक पर चला जाता था। क्योंकि पास में बना कूड़ा घर गंदगी का ढेर हवा में अजीब सी बदबू फैला देता था। क्योंकि उस सड़क के किनारे एक गंदगी का ढेर लगा हुआ था जिससे निकलने वाली बदबू जो है वो चारों ओर फैल जाती थी। लेकिन उसके पास ही मज़दूरों की बस्ती में रहने वाले लोग उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे। उस कूड़ा घर के पास एक छोटी सी बस्ती थी जहाँ पर मज़दूर लोग रहते थे और लोग वहाँ उस गंदगी को सहन भी कर रहे थे और अपना जीवन निर्वाह का क्या अर्थ है, गुजारा करना भी कर रहे थे। इसी बस्ती की एक लड़की अक्सर मुझे पेड़ के नीचे खेलती नज़र आती थी। उसी बस्ती में एक लड़की रहती थी जो अक्सर ही रिया को एक पेड़ के नीचे खेलती दिखाई देती थी। आज मेरी नज़र उसकी नज़र से टकराई तो उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। अचानक ही आज रिया की नज़र जो है उस लड़की पर पड़ी
और उस लड़की के चेहरे पर क्या आ गई, एक छोटी सी, एक हल्की सी मुस्कान आ गई, हंसी आ गई। मैंने झेपते का अर्थ है संकोच करते हुए अपनी नज़रें घुमा ली और कंधे पर बैग का बोझ का अर्थ है भार, उठाए घर की तरफ कदम बढ़ाने लगी। और जब रिया की नज़र उस लड़की पर पड़ी तो उसने फटाफट अपनी नज़रें हटा ली और घर की तरफ बढ़ने लगी। उसने पीछे से मुझे आवाज़ लगाई, उस लड़की ने अब रिया को पीछे से आवाज़ लगाई, दीदी। मैंने पलटकर हैरानी आश्चर्य से देखा। अब रिया ने उसे बड़े हैरानी से देखा, पहचाना, मैं कमला की बेटी नीलू हूँ। उस लड़की ने रिया से कहा कि आपने मुझे पहचाना, मैं कमला की बेटी हूँ। कमला रिया के घर काम करने आती थी और नीलू उसी की बेटी है। मैं हैरानी से उसे घूरने लगी। घूरने का अर्थ है क्रोधपूर्वक देखना। रिया उसे बड़ी गुस्से से देखने लगी। हाँ, ये तो कमला जैसी ही लग रही है। मैं मन ही मन सोचने लगी। अब रिया ने मन ही मन सोचा, हाँ ये तो कमला जैसी ही लग रही है, लेकिन इसने मुझे पहचाना कैसे। अब रिया सोच रही है कि इसने मुझे पहचाना कैसे। मैंने पूछा, पर तुमने मुझे कब देखा? मैं तो तुम्हें नहीं पहचानी। अब रिया उससे कह रही है कि तुमने मुझे कहाँ देखा, मैं तो तुम्हें नहीं पहचानती। हाँ मैं जानती हूँ, आप मुझे नहीं पहचानी। अब नीलू रिया को बता रही है कि हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे नहीं पहचानती। मैं अक्सर माँ के साथ आती थी। और वो बता रही है कि मैं अक्सर आपके घर अपनी माँ के साथ आती थी। मेरे एक पैर में पोलियो एक प्रकार का रोग हो गया है, इसीलिए मैं बैसाखियों के सहारे चलती हूँ। अब वो रिया को बता रही है कि मेरे पैरों पर पोलियो हो गया है, इसीलिए उसे चलने के लिए बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। देखिए इस चित्र में भी दिखाया गया है, ये रिया है और ये नीलू है और वो बैसाखियों के सहारे खड़ी है। कभी कभी मैं भी माँ के साथ आपके घर जाती हूँ। और वो बता रही है कि मैं कभी कभी अपनी माँ के साथ आपके घर आती हूँ। मैंने आपको देखा भी था और वहीं पर मैंने आपके घर ही आपको देखा था। मैंने उसकी तरफ देखा तो वह मैले कुचैले कपड़े पहनी हुई थी। मैले कुचैले गंदे। जब रिया ने नीलू की तरफ देखा तो उसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए थे। मैंने उससे कन्नी काटने का अर्थ है बचकर निकलना। ये एक मुहावरा है कि कोशिश की, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि स्कूल के बच्चे मुझे एक मैले कुचैले कपड़े पहने लड़की से बात करते हुए देखें। अब रिया नहीं चाहती थी कि कोई स्कूल का बच्चा उसे एक ऐसी लड़की से बात करते हुए देखे जिसने बहुत ही गंदे कपड़े पहने हुए हैं। मैं चलती हूँ, ज़रा जल्दी है। अब रिया ने नीलू से कहा कि मुझे ज़रा जल्दी है, इसीलिए मैं चलती हूँ। मैंने झेपते हुए कहा। झेपते का अर्थ है संकोच करते हुए। रिया ने संकोच करते हुए नीलू से कहा कि मुझे घर जल्दी जाना है और मैं घर की ओर चल दी। घर आकर मुझे बार बार नीलू का चेहरा याद आता रहा। अब रिया घर आ गई और घर आकर उसे बार बार नीलू का ही चेहरा याद आ रहा था। आज हम पाठ को यहीं तक करेंगे। पाठ के इस भाग से संबंधित आपको वर्कशीट दी जाएगी, आप उसे हल कीजिए। धन्यवाद।